नमस्कार, मैं मूलचंद सहायक आचार्य समाजशास्त्र श्री प्रताप सिंह भारत राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। बीए पाठ तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र में प्रसिद्ध समाजशास्त्री इमाइल दुर्खिम का जो सिद्धांत है एकता का, सामाजिक सुदृढ़ता या सामाजिक एकता, सामाजिक सुदृढ़ता की जो अवधारणा या सिद्धांत प्रस्तुत किया है इमाइल दुर्खिम ने, उसमें यांत्रिक और सावयवी एकता को प्रदर्शित किया है। हमने पूर्व में यांत्रिक एकता और सावयवी एकता के बारे में जानकारी दी गई। आज इन दोनों के बीच में अंतर की बात करेंगे। चूंकि इमाइल दुर्खिम ने द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो कि 1893 में लिखी गई पुस्तक है, उसमें यांत्रिक एकता और सावयवी एकता इन दोनों के बीच में अंतर भी किया है। देखिए, यांत्रिक एकता जो है वह आदिम समाज में पाई जाती है, प्राचीन समाज में पाई जाती है, सरल समाज के अंतर्गत होते हैं। जबकि हम सावयवी समाज की बात करें तो यह जटिल समाज की देन है। चूंकि यांत्रिक समाज में नैतिकता प्रधान है, उनका आधार भी नैतिकता का आधार है, नियंत्रण भी नैतिकता के आधार पर होता है, प्रथा परंपरा रूढ़ियां के आधार पर व्यक्ति पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। जबकि सावयवी एकता विशेषीकरण पर आधारित होता है और विशेषीकरण पर आधारित होने के कारण यहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ज्यादा महत्व दिया गया है। तो इसमें जो प्रमुख अंतर है वो इस प्रकार है। अगर पहले अंतर की बात करें तो समाज का सामूहिक स्वरूप यांत्रिक एकता में दिखाई देता है। देखिए, समाज में प्रथा परंपरा रूढ़ियां जनरीतियां पाई जाती है और समाज के सभी लोग इन प्रथाओं परंपराओं का पालन करते हैं, इसलिए उसका एक सामूहिक स्वरूप हमें दिखाई देता है। दूसरी तरफ सावयवी एकता में अगर हम बात करें तो यहाँ व्यक्तिवाद को ज्यादा महत्व दिया गया है, इसलिए व्यक्ति के कार्यों और विशेषीकरण को इसमें महत्व दिया गया है। इसका मतलब यह है कि यहाँ कार्यों की भिन्नता होने के कारण, क्योंकि समाज के अंदर बहुत सारे कार्य, अलग अलग कार्य हैं और कोई एक व्यक्ति एक कार्य में दक्ष है, इसीलिए वह दूसरे अपनी आवश्यकता की पूर्ति सभी रूप में नहीं कर सकता है, इसलिए उसे दूसरे व्यक्तियों के साथ में जुड़ने की प्रक्रिया होती है, यानी वह दूसरे व्यक्तियों से जुड़ता है। यही कारण है कि इसमें कार्यों की भिन्नता होने के कारण उनमें स्पेशलाइजेशन यानी विशेषीकरण देखने को मिलता है। यदि हम इसमें दूसरी बात करें तो यांत्रिक एकता में जो है समानता की बात देखने को मिलती है। समानता की बात इस रूप में कि यहाँ सभी व्यक्ति समान रूप से सामूहिक चेतना के माध्यम से कार्य करते हैं और यदि कोई सामूहिक चेतना का उल्लंघन करते हैं तो उसके लिए दंड की व्यवस्था भी करते हैं। तो इस रूप में यानी नियमों का जो पालन कर रहे हैं वो इक्वलिटी के रूप में है, सभी समान हैं। लेकिन यहाँ पर हम हर व्यक्ति को भिन्नता के रूप में देखते हैं और अपने आप में एक विशिष्टता है। चूंकि यह सावयवी एकता व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रतीक है, वो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहती है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता तब होती है जब उनमें स्पेशलाइजेशन हो, विशेषीकरण। अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता होगी तो उसमें विशेषीकरण पाया जाएगा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता तब होगी जब कार्यों की भिन्नता होगी। तीसरी बात अगर हम कहें, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इसमें जो कानून है यांत्रिक एकता में दमनकारी कानून होता है, यानी इस दमनकारी कानून के अंदर जैसे परिवार है, धर्म है, विश्वास है, मूल्य, प्रतिमान है, ये सारे अपने आप में एक नियम व्यवस्था है। और यांत्रिक समाज में
कोई भी सदस्यों के द्वारा इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उनके लिए दंड की व्यवस्था की जाए, यानी इसमें शारीरिक कष्ट सम्मिलित होता है। जबकि सावयवी एकता के बारे में बात करें तो यहाँ दमनकारी की जगह प्रतिकारी कानून देखने को मिलता है, यानी इसमें दंड की बात नहीं की जाती है। चौथी बात अगर हम कहें तो यांत्रिक एकता में सामूहिकता का आधार होता है। सामूहिकता इट मीन्स सभी लोगों का एक विश्वास है किसी बात पर और सभी लोग उस बात पर विश्वास करते हुए कार्य करते हैं। जबकि यहां पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की जाती है सावयवी एकता में। इसको जो महत्व दिया गया है तो वह केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता की। पांचवी यदि हम बात करें तो यांत्रिक एकता में सामूहिक चेतना का तत्व पाया जाता है, जबकि सावयवी एकता में सामूहिक चेतना में ह्रास होता है। इसका मतलब यह है कि जब सामूहिक चेतना में ह्रास होने लगता है तब सावयवी एकता में वृद्धि होती है, यानी इसमें कमी और इसमें वृद्धि होगी। छठी बात करें तो व्यक्ति तथा समाज यांत्रिक एकता में प्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है, यानी क्लियरिटी के रूप में समाज के जो भी व्यक्ति है वो आपस में एक दूसरे के साथ में संबंध होते हैं, यानी सभी व्यक्ति एक दूसरे से परिचित होते हैं। वो जानते हैं कि किस किस व्यक्ति का कौन कौन सा दायित्व है और कार्य है, वो प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित है इसमें। लेकिन सावयवी एकता के अंतर्गत प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता, प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, इसमें अप्रत्यक्ष, क्योंकि यह जनसंख्या की वृद्धि के परिणाम स्वरूप, चूंकि यांत्रिक एकता में जब जब जनसंख्या की वृद्धि होती है यांत्रिक समाज में, तो जनसंख्या की वृद्धि होने के कारण कार्यों आवश्यकताएं भी बढ़ जाती है और आवश्यकता जब बढ़ती है तो कार्यों की विभिन्नता भी बढ़ जाती है और विशेषीकरण भी बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो है सावयवी एकता प्रदर्शित होती है। जैसे मैं ये कहूँ कि आधुनिक समाज में कई अनगिनत व्यक्ति की आवश्यकताएं हैं। जैसे आज हम यातायात के साधन की बात करें या एरोप्लेन की बात करते हैं तो एरोप्लेन का जो निर्माण है अनेक लोगों का योगदान है इसमें। जैसे इंजन कौन बना रहे हैं और पहिए कौन बना रहे हैं, नट बोल्ट कौन बना रहा है, उसकी पेंट कौन कर रहा है, इंजन के पार्ट्स अलग अलग रूप में कौन कौन से कंपनियां काम कर रही है, बना रही है। तो ये सभी लोग आपस में नहीं जान रहे। जब इनका सारी सिस्टम, सारी वस्तुएं एक साथ असेंबल्ड होती है तब हम कहते हैं कि ये वायुयान है। यानी इस वायुयान को बनाने में अनेक लोगों का जो कि एक दूसरे से परिचित नहीं है, जानकार नहीं है, इसलिए उनमें क्या है अप्रत्यक्ष संबंध होता है। छठी बात यदि हम कहें, सातवीं बात इसमें अगर हम कहें तो व्यक्तित्व विकास में यांत्रिक एकता बाधक है, क्योंकि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरोधी है। क्योंकि यहाँ पर धर्म, विश्वास, मूल्य, प्रतिमान, रूढ़ियां की बात की जाती है, अंधविश्वास की बात की जाती है और लोग उन अंधविश्वासों को तुरंत मान लेते हैं और उन्हीं के रूप में कार्य करते हैं, यानी उसमें तर्क का कोई महत्व नहीं होता है। इसीलिए यह व्यक्तित्व विकास में बाधक है। जबकि सावयवी एकता में जो है प्रत्येक व्यक्ति का जो कार्य क्षेत्र है वो अपने आप में विशिष्ट होता है और यही कारण है कि वह अपने कार्य में दक्ष होने के कारण जो है उसका व्यक्तित्व विकास होता है, देखा जा सकता है। अगर आठवीं बात करें तो इमानुएल दुर्खिम ने यांत्रिक एकता में निर्जीव एवं अचेतन वस्तुओं से के रूप में तुलना की है, जबकि सावयवी एकता में इमानुएल दुर्खिम ने शरीर से इसकी तुलना की है। शरीर से तुलने का मतलब जैसे प्रारंभ में मनुष्य का जो भ्रूण है, पिंड है, वो सारी इकाइयां घुली मिली रहती है, यानी एक भ्रूण पिंड दिखाई देता। लेकिन जब धीरे धीरे हाथ, पैर, नाक, आंख, कान विकसित होते हैं, सब अलग अलग होने लगते हैं और फिर अलग होने के बाद में शरीर के द्वारा अलग अलग रूप में कार्य किया जाता है। तो ये जो है इसकी
सावयवी एकता भी इसी रूप में शरीर के साथ में तुलना होती है, ये ऐसा इवान जोकिम ने कहा है। यद्यपि सावयवी जो तुलना हर्बर्ट स्पेंसर ने भी समाज की तुलना शरीर से की थी, ठीक सावयवी एकता की तुलना भी इवान जोकिम ने शरीर से की है। अगली जो हम बात करें तो यांत्रिक एकता में जो है वो आधार सामूहिक भावना का है। सामूहिक भावना का मतलब हो गया कि समाज के सभी लोगों की भावनाएं इस एकता से जुड़ी हुई है। कोई भी व्यक्ति इस एकता के विरुद्ध बात नहीं कर सकता है, और यदि उनकी सामूहिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो उसके लिए दंड की व्यवस्था भी की जाती है। और यहाँ पर सावयवी एकता के अंतर्गत नियमों को ज्यादा महत्व दिया गया है। नियम जो लिखित रूप में होते हैं, जो औपचारिक होते हैं, और इसमें अनौपचारिक, यांत्रिक एकता में अनौपचारिक नियम होते हैं, जैसे नैतिकता वगैरह, ये अनौपचारिक है और ये औपचारिक होते हैं। 10वीं बात अगर हम कहें, अपराधों के स्वरूपों की संख्या इसमें बहुत अधिक है। जैसे धर्म से छोटे छोटे बहुत सारी संख्या, छोटी भी कोई गलती कर देते हैं यांत्रिक एकता के अंतर्गत तो उसे दंड दिया जाता है, उसको गंभीर अपराध माना जाता है। यांत्रिक एकता में छोटी सी बात जो धर्म के विरुद्ध है, परिवार, विवाह है, समाज, इनके साथ में छोटी छोटी बातें होती, लेकिन सावयवी एकता में जो है अपराधों के प्रकारों की संख्या बहुत कम होती है। कुछ गिने चुने अपराधी की संख्या देखने को मिलती है। 11वीं बात अगर हम अंतर के रूप में करें तो यहाँ खंडात्मक सामाजिक संरचना। खंडात्मक सामाजिक संरचना का मतलब यांत्रिक एकता में जो है पूरा समूह एक खंड के रूप में है, वो अपने आप में एक यूनिट है। पूरा जो समूह है, समाज है, वो अपने आप में एक इकाई है। वो सारे काम वो इकाई के माध्यम से ही है, आत्मनिर्भर इकाई जिसको हम कह सकते हैं। यानी संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी जो है कार्यों की पूर्ति इसी के अंतर्गत होती है। इसीलिए इसको अपने आप में एक खंडात्मक सामाजिक संरचना कहा है, जबकि इसमें संगठित सामाजिक संरचना कहा है सावयवी एकता को। यहाँ पर सभी संगठित इस रूप में है कि सभी का कार्य क्षेत्र अलग अलग है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये जुड़े हुए हैं, इसलिए ये एक संगठित है। ये खंड में अलग नहीं है, विशाल व्यापक है लेकिन संगठित है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर की बात की गई, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों जो है अलग है, लेकिन फिर भी वो कहीं न कहीं इनमें एकरूपता देखने को मिलती है। अगर 12वां अंतर की बात करें तो धर्म की प्रधानता यांत्रिक एकता में देखने को, चूंकि यह रूढ़िवादी है और रूढ़िवादी परंपरागत समाज है, इसीलिए इसमें धर्म की प्रधानता होती है। जबकि सावयवी समाज में धर्म का प्रभाव जो है घट जाता है, केवल कर्म की बात की जाती है। आपके कर्म को महत्व दिया जाता है, यहाँ धर्म का प्रभाव घट जाता है। और इसके अंतर्गत यांत्रिक एकता में बात करें अगली अंतर की, तो इसमें भेदभाव रहित समाज है, किसी प्रकार का कोई इसमें भेदभाव नहीं किया जाता है। जबकि यह सावयवी एकता में तो विभेदीकरण से ही प्रारंभ होता है कि उच्च योग्यता वाला, निम्न योग्यता वाले, तो उसकी तुलना में उसकी वेतन वृद्धि अधिक होगी, कम होगी, या किस व्यक्ति को कितने योग्यताधारी है तो उसको कौन सा पद दिया जाएगा, ये सावयवी एकता पर निर्भर है। तो यानी कि विभेदीकरण सावयवी एकता से ही प्रारंभ हो जाता है। अब अगली बात करें, सबसे बड़ी बात, तो यांत्रिक एकता में जो है यह प्राचीन समाज है, सरल समाज है या आदिम समाज है। जैसा कि मैंने इसमें लिखा है कि ये बिल्कुल सरल समाज, इनके संबंधों को आराम से जो है देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, अवलोकन किया जा सकता है इनके संबंधों को। दूसरी ओर सावयवी एकता के अंतर्गत जो है आधुनिक, जटिल, औद्योगिक, नगरीय समाजों के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। आधुनिक समाज, जटिल या नगरीय समाज में, ये ग्रामीण समाज में भी देखे जा सकते हैं, ये नगरीय समाज में देखा जा सकता है।
इसके अलावा यांत्रिक एकता का जो महत्वपूर्ण आधार है वो नैतिकता है, मोरल जो है वो महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आदर्श नियम की बात चलती है, जबकि सावयवी एकता में कॉन्टेक्ट की बात की जाती है, संविदा के आधार पर, यानी एक समझौता है कि कोई भी व्यक्ति कार्य करता है तो एक लिखित नियम के आधार पर, संविदा के आधार पर कार्य करता है, शर्तों के अधीन इसमें बात की जाती है, जबकि यहाँ केवल मोरलिटी के आधार पर, विश्वास के आधार पर जो है होता है। और अंत में अगर हम बात करें तो यांत्रिक एकता में श्रम विभाजन और विशेषीकरण का अभाव देखने को मिलता है, जबकि सावयवी एकता में श्रम विभाजन और विशेषीकरण पाया जाता है। तो इस प्रकार जो है इमानुएल दुर्किम ने यांत्रिक एकता और सावयवी एकता दो सामाजिक सुदृढ़ता के लिए आवश्यक बताया है, और सामाजिक एक रूपता के लिए ये दोनों यांत्रिक और सावयवी जो एकता को महत्वपूर्ण बताते हुए इनमें अंतर स्पष्ट किया। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।